नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कुछ जवाब। और हम बात आज कर रहे हैं चौधरी असलम साहब से, जो कि उनको कहा जाता है, जिस नाम से वो मशहूर है, असल में उनका नाम मोहम्मद असलम खान है, जो कि SSP हैं CID में। हम उनकी जब हम तारुफ की बात करते हैं तो उनका एक तारुफ ये भी है कि ये उन खुशनसीब पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर हैं जो अब तक हयात हैं, और उन पुलिस ऑफिसर्स में जिन्होंने 92 के कराची के क्लीन अप ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। ये इनकी खुशनसीबी है। लेकिन आज उनके लिए उनके जितने दुश्मन हैं, खुलेआम उनके दुश्मन हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, इनके घर पे हमला हो चुका है, वो इनको कत्ल की धमकियाँ दे चुके हैं। आज भी वो कहते हैं कि हमें जहाँ ये मिलेंगे उनको मारेंगे। और उसके साथ साथ एक और लश्कर जंगवी है जो भी इनकी तलाश में है। इतने सारे दुश्मन और एक अकेले चौधरी असलम। मज़ीद इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या यही वजह है कि आप पुलिस के यूनिफॉर्म नहीं यूजुअली ड्रेसअप होते पुलिस यूनिफॉर्म में, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। CID में यूनिफॉर्म होता ही नहीं पुलिस का। अच्छा, CID में यूनिफॉर्म ही नहीं होता, इस वजह से आप सिंध पुलिस के यूनिफॉर्म में हमें नजर नहीं आते? जी, सिंध पुलिस में CID पुलिस को यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त नहीं है। ओके फाइन, अच्छा हुआ। अच्छा, मुझे ठीक है चौधरी साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अब जब हम कराची के ओवरऑल हालात पे बात कर रहे हैं तो आपकी भी बहुत सारे दुश्मन हैं और आप उन दुश्मनों से कभी डरे नहीं हैं। आपने खुलेआम ये कहा है, और जब आपके घर पे हमला हुआ तब आपने यही कहा कि जी मैं किसी से नहीं डरता, मैं फिर भी डर के मुकाबला करूँगा। आज भी क्या आपको धमकियाँ मिलती हैं? जी बिल्कुल, ये धमकियां तो देते रहते हैं, लेकिन इनकी हम धमकियों में आने वाले ना कल थे ना आज थे। अब जब मुझ पर हमला हुआ था उसके बाद मैंने CBO ब्लास्ट, अब्दुल्ला शाह गाजी ब्लास्ट, इन सब के, और जो मेरे घर पे हमला में जितने भी मुल्ज़मान थे सब पकड़ लिए थे हमने। अच्छा, तमाम मुल्ज़मान पकड़ लिए हैं, और तमाम के तमाम मुल्ज़मान अब कहाँ हैं? जेल में मुकदमे चले हैं उनके ऊपर? सब जेल में। जी बिल्कुल, मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, सब जेल में। अच्छा, एक और बात की जाती है, जिस तरह से जो शेरशाह जो किलिंग थी जो हमने देखी थी, जो शेरशाह का वाक़या हुआ था एक्सटॉर्शन वाला, जिसमें जिन लोगों ने मारा था उसमें भी बाबा लाडला और दीगर का नाम आया, जिनका आपने भी जिक्र किया। लेकिन क्या आपको भी जुडिशरी से कोई शिकायत है? क्योंकि अमूमन पुलिस या दीगर जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि जी हमारा काम पकड़ के देना होता है, लेकिन जब अदालतों में जाते हैं तो अदम सबूत की बुनियादों पर छूट जाते हैं। और ये जो शेरशाह वाक़े के जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने ये वाक़या किया था, वो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसा होता है चौधरी साहब? जी, हमें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, लेकिन ये उसमें अदालतों के लिए प्रॉब्लम होती है कि कोई एविडेंस नहीं देता। तो हम कहते हैं कि खुदारा ये कानून होना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड में पुलिस वाले की गवाही को माना जाता है, और पाकिस्तान में भी पुलिस वाले की गवाही को अगर माना जाए तो आप देखेंगे सब मुल्ज़मान सज़ाओं, सिर्फ एक पुलिस वाला ही है जो हर जगह पे खड़ा होकर गवाही भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन पुलिस वाले की गवाही यहाँ पे मानता कोई नहीं है। पूरी दुनिया में पुलिस वाले की गवाही को माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस वाले की गवाही को नहीं माना जाता। तो आप अगर अपनी पुलिस वाले की रिजर्वेशंस गवाही को कभी माना सामने जाए लेकर तो नहीं आए? ये तो हम हर वक्त कहते हैं, हर फॉर्म पे कहते हैं कि जैसे नारकोटिक एक्ट में पुलिस वाले की गवाही को माना जाता है, ऐसे ही एक्ट बना के पुलिस वाले की गवाही को दहशतगर्दी में, इन सब चीज़ों में माना जाए। एक आम आदमी की तरह पुलिस वाले की गवाही को भी जैसे आम आदमी की गवाही को माना जाता है, ऐसे ही पुलिस वाले की गवाही को भी माना जाए, तो आप देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, 100 तो नहीं 50% मुल्ज़मान सज़ा हो जाएंगे। आपके सामने ऐसे केसेस हैं, और जो हमारे यहाँ जो पुलिस बिहेवियर्स हैं, जो पुलिस एटीट्यूड्स हैं, जो पुलिस की क्रेडिबिलिटी है, वो आपके सामने है। बाइक चलती हुई रोड पे बाइक्स वालों को रोकते हैं, गली कोचों के कोनों पे खड़े होते हैं, 10-10 रुपये 50-50 रुपये उनकी जेबों से निकाल रहे होते हैं, फिर उन पे इल्ज़ामात लगाने की बातें कर रहे हैं, बिला वजह मोबाइल्स में डाल के ले जाते हैं। मतलब आप ये फिर क्रेडिबिलिटी तो देखिए, आवाम का कॉन्फिडेंस तो देखिए, फिर किस तरह से माना जाएगा? फिर तो एक पुलिस रिफॉर्म लाने की भी तो ज़रूरत होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ पुलिस वाले को ही बदनाम किया जाता है कि पुलिस वाले के 10 रुपये तो सबको नज़र आते हैं, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आता कि वो सुबह सफ़ेद वर्दी जो दुलवा के खड़ा होता है और शाम तक सारा धुआं उसके अंदर जाता है। आप देखें कि स्कूटर वाला जा रहा है, पेजारो वाला जा रहा है, वो उसको लानते देता हुआ जा रहा है, गालियाँ देता हुआ जा रहा है। एक सिपाही
जो ये 3 दफ़ा दिन को उसको यूनिफॉर्म चेंज करानी पड़ती है, वाइट यूनिफॉर्म, सारा धुआं मट्टी गर्द उस पर पड़ती है, उसके 10 रुपये तो सबको नज़र आते हैं, बाकी जो सब लोग करते हैं वो किसी को नज़र नहीं चौधरी आता। साहब, मैं ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं कर रही, मैं सिंध पुलिस की उसकी बात कर रही नहीं, हूँ। आप भी पुलिस वाला, आप भी आप गलियों में खड़े देखें होके बाइक्स वालों को रोक के 10-10 रुपए ले रहे होते। नादिया साहिबा, आप ये देखें कि पुलिस की कुर्बानी देखें कि कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं। किसी भी मुल्क से कंपैरिजन कर लें, आप अमेरिका से कंपैरिजन कर लें कि उनके पुलिस वालों की कितने % डिटेक्शन है और सिंध पुलिस की, पाकिस्तान पुलिस की कितनी % डिटेक्शन है। इन हालात में पेशावर में आज भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं। पुलिस वालों के लिए अमेरिका में बताएं कौन सा लियारी है जहाँ पे रॉकेट फायर होते हैं, रॉकेट लॉन्चर फायर किए जाते हैं अमेरिका का इलाका बताएं। और उनको सहूलतें भी कितनी हैं, उसके बावजूद डिटेक्शन देख लें। अगर हमारी डिटेक्शन उनसे ज़्यादा ना हो और आप वेबसाइट पे जाएं और पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान पुलिस की कंपैरिजन करें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिटेक्शन पाकिस्तान पुलिस की है। अच्छा, क्या आप इस बात से आप देखें स्वात में भी पुलिस वाले नहीं भागे, पेशावर में भी पुलिस वाले नहीं भागे, कराची में भी पुलिस वाले नहीं भागे। पुलिस की कुर्बानियां तो देखें कि कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं। एक पुलिस वाला 7,000 रुपये के लिए सारा दिन लोया उठा के खड़ा रहता है, आने जाने वाले लोग उसको गोलियां मारते हैं, उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी देता है। तो आप बताइए ना, ये आपके मसाइल, आप बताइए होम मिनिस्टर को कि आपके मसाइल है, जब भी तो मैं बात कर रही हूं। ये देखो ना, ये तो बताया कि गली में, ये तो आपने बताया कि गली में जाके मोटरसाइकिल वाले से 10 रुपये लेते हैं। ये किसी ने सोचा है कि उनको किस तरीके से गोलियां मारी दी जाती हैं, फिर उनका अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा ही शहीद हुआ है, उसने कहा जी मैं डेड बॉडी घर में ले जाना चाहता हूँ। उसके बच्चों ने कहा, तो हमने कहा ये डेड बॉडी जब ले जाओगे तो उसके टब के नीचे बर्फ़ रखना। तो उनके पास बर्फ़ के पैसे नहीं थे, तो वो डेड बॉडी नहीं लेके उन्होंने ईदी में रखी। तो ये भी तो देखें ना। चौधरी साहब, फिर इसका हल क्या है? हमारी आधी ज़्यादा पुलिस तो वीवीआईपी अरेंजमेंट और वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करने में लग जाती है। तो फिर एक बड़ा सिंध पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पे प्रॉपरली सिंध पुलिस को भी फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जब वो इस सर्कल से निकलेंगे, अपने इस डिप्रेशन से, तो फिर जाके वो आवाम की खिदमत करेंगे। नहीं, देखो पुलिस वाले इन हालात में भी इतने शहीद हो रहे हैं आज तक। अभी आप देखेंगे पुलिस सीआईडी पे हमला होता है और 5 मिनट के बाद फिर पुलिस वहीं पे खड़ी होती है, फिर दूसरा हमला हो जाता है, फिर पुलिस वहीं पे खड़ी होती है। तो ये कुर्बानियां भी पुलिस की देखें। पुलिस सबसे कम तनख्वाहें पुलिस की हैं। अगर पुलिस वाले, आप मेरी अर्ज सुने, अगर पुलिस वाले को प्रॉपर तनख्वाह मिले जितनी अमेरिका में एक पुलिस वाले को मिलती है, जितनी दूसरे मुल्कों में मिलती है, तो वो 10 रुपये नहीं लेगा कभी भी मोटरसाइकिल वाले से। आपकी इस बात से मैं 101% एग्री करती हूँ कि प्रॉपर तनख्वाह मिलनी चाहिए, अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, अच्छी तरह से उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके इंसेंटिव्स होने चाहिए, उनके पर्क्स होने चाहिए। लेकिन फिर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है। फिर जब मैं सिंध पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती हूँ तो मैं इसी की बात करती हूँ। एक आम थाना है, हम बहुत बात से हट गए हैं, लेकिन मैं एम्फसाइज इस पर करना नहीं चाह रही, लेकिन चूंकि अब बात शुरू हो गई, क्या एक औरत, इवन एक आम औरत को छोड़ दें, क्या एक मैं अपनी अगर बात करूं वर्किंग विमेन के तौर पे भी, क्या हमारे थाना, हमारा पुलिस कल्चर ऐसा है कि एक अकेली औरत जाके अपने खिलाफ होने वाली ज्यादती को वहां पर रजिस्टर करा सके, अपनी कंप्लेन वहां पे रजिस्टर करा सके? सबसे पहले तो कहा जाता है अगर आप थाने जाएंगी तो पुलिस सबसे पहले आपको खुद ही को पकड़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी ड्यूटी के बाद आप किसी भी थाने में जैसे हैं और वैसे ही डमी कहेंगे मेरे साथ ज़्यादा, उसी वक्त एक्शन लिया जाता है। ये सब झूठ है। इतना आज़ाद मीडिया है, इतना आज़ाद कोर्टे हैं, तो ऐसे कैसे पुलिस वाले कर सकते हैं? अच्छा चलो ठीक है, ये पुलिस वाले ही है जो क्राइम को पकड़ के देखिए बहन, में एक बात सुने, पुलिस को मीडिया भी मार रहा है, अदालत भी मार रही है, क्रिमिनल भी मार रहे हैं, और फिर भी वो काम कर रहे हैं। ये सब लोग मिलके एक पुलिस वाले के ऊपर खड़े हैं, सब लोग, मीडिया, अदलिया, क्रिमिनल्स, तो फिर भी पुलिस वाला काम कर रहा है। तो अब पुलिस वाले को सल्यूट करेंगे। पुलिस वाला इतने प्रेशर के बावजूद भी, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी काम कर रहा है। जरा सी बात हो जाए तो वुमेन राइट खड़ी हो, आज तक कोई वुमेन राइट खड़ी हुई है जितने पुलिस वाले कायम कर देती पुलिस, मैं पुलिस को जरूर सल्यूट करती। अगर कराची में पुलिस अमन कायम कर देती,
रोज लाशें नहीं गिर रही होती है कराची में। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के क्या रेट है ये भी आपको पता होगा चौधरी साहब। कराची में एक्सटॉर्शन केसेस कितने हैं, ताजिर कितने परेशान हैं ये भी आपको पता होगा। मोबाइल फोन किस धड़ल्ले से यहाँ पे छीने जाते हैं ये भी आपको पता होगा। टारगेट किलिंग कराची में हो रही है। मैं किस पुलिस को सैल्यूट करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टारगेट किलिंग देखो, एक साइड रुख का एक साइड ही देखा जाता है ना, सिक्के के एक साइड का सिक्का देखा जाता है, दूसरी साइड का नहीं। अभी आप बताएं कि जो टारगेट किलर भी पकड़े जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम वाले भी पकड़े जाते हैं, बत्ताखोर भी पकड़े जाते हैं। आप ये भी तो बताएं कि पकड़े कितने गए, पकड़े जाते हैं, प्राधिकूट होते हैं, जेलों में हैं, जेलें भरी हुई हैं, जेलों में। तो क्या ये फिर पैदा हो रहे हैं चौधरी साहब? फिर कहां से आ रहे हैं? अब अभी आप देखें ना, वो अगर बेरोजगारी है या ये है वो, ये पुलिस का मसला तो नहीं है। पुलिस तो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है और सब लोग उनको आज तक आप बताएं कि कोई ह्यूमन राइट पुलिस वाला शहीद हुआ, कोई ह्यूमन राइट वाला खड़ा हुआ है प्ले कार्ड लेके, और दहशतगर्द मर जाता है तो सब प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं कि पुलिस। अच्छा, कराची शहर आपने क्योंकि बेरोजगारी की बात की है तो मुझे बताएं, क्या कराची शहर में रहमान मलिक कहते हैं कि किराए के टारगेट किलर्स भी मौजूद हैं? ऐसी कोई बात आपकी नॉलेज में? जाहिर है कि ये जो क्रिमिनल हैं ये अपने पास बंदे रख लेते हैं पैसों पे और उनसे ये कार्रवाइयाँ करवाते हैं। अच्छा, कराची के अमन का अब हल, अमन के लिए कराची का हल क्या है? ये हल पॉलिटिकल पार्टीज के पास है या प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इसका सोल्यूशन है? देखें, हर सतह पे हर आदमी अपना अपना काम करे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये मसले। पुलिस अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। जैसे ही कोई वारदात होती है उसके बाद उसकी डिटेक्शन रेट देखें। वारदात तो एक होने वाली चीज़ है, वो हो जाती है, उसकी आप डिटेक्शन देखें कि डिटेक्टिंग कितनी वारदातें डिटेक्ट हुई है। मैं फिर वापस थोड़ा सा लियारी पे आ जाती हूँ। कल जो हमने लियारी का ऑपरेशन देखा, हमने ये देखा कि वहाँ से एक भी बंदे की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और जो असला, जो कल्प्रिट्स हैं जिनको आप क्रिमिनल्स कह रहे हैं, जो आप जिनके कुछ के आपने नाम भी लिए, वो वहाँ से जदीद असला इस्तेमाल कर रहे थे और हमारी जो पुलिस थी वो वेल इक्विप्ड नहीं थी। नहीं, पुलिस देखो ना, आप अभी ये बात कहें कि वो अगर रॉकेट लॉन्चर चला रहे थे तो पुलिस तो अपनी जगह पे खड़ी रही, मुकाबला करती रही। एक दहशतगर्द बाहर आ गया और ये भी है कि पकड़े नहीं गए, 10 से 12 लोग पकड़े गए कल। जी बिल्कुल। कराची में असला कहाँ से आता है चौधरी असलम साहब? कराची में असले की कोई फैक्ट्री तो नहीं? असला जो है कराची में हमने बहुत सारा असला पकड़ा है। असला जो है कराची से ये वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते से आता है। बसों में मुख्तलिफ खाने बनाए होते हैं, उनमें छुपा के लाते हैं। हर बस को चेक करना, हर ट्रक को चेक करना मुमकिन नहीं है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है तो चेक करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है? वहाँ से भी आता है असला? बिल्कुल खैबर, जी बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो वहाँ से जहाँ से असला आ रहा होता है, एक वक्त था जब लियारी कि ये जो ज़हर बलोच और दीगर जो आप नाम लेते हैं, इनकी पीपल्स पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी का होम मिनिस्टर इनके घरों पे बैठा होता था और इन्होंने पीपल्स अमन कमेटी तश्कील दी। पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा उज़ैर बलोच, ज़फ़र बलोच उसके सेक्रेटरी। पीपल्स अमन कमेटी को पीपल्स पार्टी ने ओन किया, उसको ज़ेली जमात भी करार दिया और आज आप ये कहते हैं कि इनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का होम मिनिस्टर किस तरह से उनके पास बैठा होता था, पीपल्स पार्टी की ज़ेली जमात उसको किस तरह से तस्लीम किया गया था? आप तो देखो ना, ये इन बातों का तो हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि हमारे पास जो लेटर आया है वो पीपल अमन कमेटी एक काला दम पार्टी है और काला दम तो बाद में हुई है ना चौधरी साहब। तो इससे अगर ये किसी पार्टी के साथ पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उससे पुलिस का तो कोई वास्ता नहीं है ना। नहीं, मैं नहीं कह रही कि उसका पुलिस से कोई वास्ता है। देखिए, फिर वही वाली बात है कि छोटी मछलियों को पकड़ के तो इसका हल नहीं निकलेगा ना। मगरमच्छ को पकड़िए ना, बड़ी मछलियों को पकड़िए ना, जिसने इसको स्ट्रेंथन किया। हमारा अलमिया यही है कि हम छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। आज जुल्फिकार मिर्जा की सरपरस्ती नहीं है इन क्रिमिनल्स के ऊपर या इन लोगों के ऊपर, तो आप इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ थे आप 1 साल पहले आज से, जब जुल्फिकार मिर्जा कराची का सिंध का होम मिनिस्टर बैठ के इनकी सरपरस्ती करता था और उस वक्त आप लोग लियारी ऑपरेशन नहीं करते थे? जब जुल्फिकार मिर्जा साहब
होम मिनिस्टर थे, उनके ही टाइम पे रहमान डकैत मारा गया था। जरा और उन्हीं के टाइम पे पीपल्स अमन कमेटी बनी थी जिसको पे कलअदम करार दिया गया। उन्हीं के टाइम पे रहमान डकैत अपने 4 साथियों के साथ पुलिस एनकाउंटर में बिल्कुल मारा गया। और उन्हीं के टाइम पे ये पीपल्स अमन कमेटी बनी थी जिसको बाद में कलअदम करार दिया गया। देखें, अगर उनकी बात होती तो उनके टाइम पे फिर कैसे मारा जाता हो? तो उनके टाइम पे पीपल्स अमन कमेटी कैसे बन गई? उनके टाइम पे नहीं बनी थी ये पीपल अमन कमेटी की। मैं आपको कहानी बताऊं ना, ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने बनाई थी। ये इनके आपस में अरशद पप्पू ग्रुप का और रहमान डकैत ग्रुप का, जब रहमान जिंदा था आपस में झगड़ा था। ये झगड़ा जब गफ़ार ज़िक्री और रहमान के बीच में सुलह हुई तो इस बात को इन्होंने अमन कमेटी का नाम दिया। वहाँ से ये अमन कमेटी बनी। इसको किसी पॉलिटिकल आदमी ने नहीं बनाया। ये रहमान डकैत और गफ़ार ज़िक्री के बीच में जब कंप्रोमाइज़ हुआ तो इसको अमन कमेटी का नाम दिया गया। इसी से भी पूछवा ले, ये पूरे लियाली को पता है इस बात का। ठीक है। और उसके बाद साबिक होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ने जाके इन पे दस्ते शफ़क़त रखा और फिर ये परवान चढ़ी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साहब के टाइम पर भी लियाली में ऑपरेशन हुआ। लियारी पे ऑपरेशन हुआ। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एमक्यूएम के खिलाफ प्रेस उसके बाद भी ऑपरेशन हुआ लियारी में। चौधरी साहब, लियारी पे ऑपरेशन हुआ, उससे पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कहते थे कि कोई आके दिखा दे लियारी में। जिस दिन लियारी में ऑपरेशन हुआ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़े बड़े इंकशाफात किए और वो इसी के खिलाफ कि लियारी में ऑपरेशन क्यों हुआ और फिर लियारी में गो जरदारी गो के नारे लगे। बीबी, ये तो आप किसी पॉलिटिकल आदमी से ये क्वेश्चन करें ना, ये तो पॉलिटिकल मामला आते हैं। तो आप तो देखिए, कोई जुर्म या कोई मुजरिम टाइम पे तो जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब होम मिनिस्टर थे, जब भी हमने रहमान डकैत को पकड़ा और उसके बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के टाइम पे ही लियारी में इन गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। लेकिन ऑपरेशन क्लीन अप नहीं हुआ। अगर ऑपरेशन क्लीन अप हो जाता तो ये दोबारा से क्रिमिनल नहीं आ जाते। मैं इसीलिए कहती हूँ कि बड़ी मछलियों को जब तक नहीं पकड़ेंगे, ये छोटी मछलियां, आज आप रहमान डकैत को आपने मारा, आज आप उज़ैर बलोच के पीछे हैं, आज आप जफर बलोच के पीछे हैं, आज आप बाबा लाडला के पीछे हैं, आज आप इनको मारेंगे, कल दीगर और पैदा हो जाएंगे। बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने इनको बनाया? ऐसा नहीं है बीबी, जो भी क्राइम में मुलव्वस होता है, जिसके खिलाफ कोई एविडेंस होती है उसको पकड़ते हैं, भले वो बड़ा। कराची में तालिबान है, आखिरी कुछ मिनट्स है मेरे पास, कराची में तालिबान एग्जिस्ट करते हैं चौधरी साहब? जी बिल्कुल, ये तालिबान ऊपर से आते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं और यहाँ पे तरतीब बना के कोई कार्रवाई करते हैं। जैसे ही कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है इनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि वो कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो रूपोश है, ज़्यादा तादाद में कहाँ पर रह रहे हैं? जो इतलाएँ मिलती हैं, शराबकोट है, क्वाली कॉलोनी है, पख्तूनाबाद है, सुल्तानाबाद है, इस साइडों पे होते हैं। मतलब एमक्यूएम जो चीखती रही आज से 3 साल कबल के कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है, वो सही थी? बेबी, चीखती रही तो एमक्यूएम तो उसके वक़्त से ही तालिबान को पुलिस पकड़ती रही। मतलब सही थी ना एमक्यूएम सही चीखों पुकार कर रही थी? नहीं, आप ये पॉलिटिकल सवाल मुझसे कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम से ही पुलिस उनको पकड़ती रही। अच्छा चलिए, छोड़े एमक्यूएम की बात। तालिबानाइजेशन कराची में हो रही थी, बड़ी स्ट्रांगली हुई और आज कराची में तालिबान मौजूद हैं और इस बात में भी हकीकत है कि इन तालिबान को भी आज कराची में इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकली, चाहे वो किसी भी जमात की तरफ से हो। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये यहाँ पे मजबूत हैं। ये मैंने आपको बोला कि ये ऊपर से आते हैं, जब ऊपर ऑपरेशन तेज़ होता है तो आते हैं छोटे छोटे ग्रुपों में, 5-5, 6-6 लड़के आते हैं, एक को अमीर बना देते हैं, कभी ये कार्रवाई करने में कामयाब हो जाते हैं। लास्ट कमेंट चौधरी साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगी। आपने कहा 15 से 20 दिन में, आज से काउंटडाउन अपने शुरू कर दूंगी, आपने कहा 15 से 20 दिन में लियारी में नो गो एरिया खत्म हो जाएंगे और तो जितने भी क्रिमिनल जिनके आपने नाम लिए ऑन रिकॉर्ड है, इनका सफाया हो जाएगा। मुझे आखिरी सेंटेंस में बता दीजिए, वन लाइनर, कराची में अमन कब मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, हल क्या है? देखें, कराची में अब अगर ये थोड़ी बड़ी छोटी मोटी गड़बड़ हुई है, ये कोई इतनी नहीं है कि कराची में कोई पूरे में आग लगी हुई है, छोटी मोटी गड़बड़ हुई है और इंशाल्लाह ये महीने 15 दिन में ये लियारी का मतलब भी साफ़ हो जाएगा। और इसके अलावा भी ये ज़रूरी नहीं है कि लियारी जहाँ पर भी क्रिमिनल होंगे वहीं से पकड़ लिए जाएंगे। जाते जाते अली अहमद मक्सी कौन है? अली अहमद मक्सी भी PIP का रहने वाला है और ये
भी लियारी गैंगवार से इसका तल्लक है, इसको भी अनकरीब सलाखों के पीछे होगा ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब हमें इतना टाइम देने का, हमसे तौर पे गुफ्तगू करने का। नाजरीन, ये था वो हल जो कि CID के SSP चौधरी असलम, जिनका असल नाम मोहम्मद असलम खान है, वो बता रहे थे अपने तजुर्बे की रोशनी में। और एक दफ़ा फिर मैं यही बात करूँगी कि ये उन चंद खुश नसीब पुलिस ऑफिसर्स में से हैं जो कि 92 के कराची क्लीन अप ऑपरेशन के बाद आज तक हयात हैं और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ऑल्दो कि इनके साथ भी बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहरहाल कहा यही जाता है कि अगर जिस इलाके में दिया जाए, भेजा जाए, जिस इलाके में जो इनको टास्क दिया जाए वो ये ज़रूर पूरा करते हैं। लियारी टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, इनकी भरपूर कोशिश है। आज के प्रोग्राम से इनका ये काउंटडाउन भी शुरू होता है। इन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम दिया है, उन लोगों के नाम भी दिए हैं जो कल्प्रिट्स हैं, और हमें देखना होगा और हमें ये फॉलो अप करना होगा। हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो अपने टास्क में या अपने ऑपरेशन में किस हद तक कामयाब होते हैं। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।